नमस्कार दोस्तों। आप सभी का पुनः हमारे YouTube चैनल ज्ञानगंज में स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछली क्लासें देखी होंगी और उसको समझा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। हमारे पढ़ाने का मकसद तभी पूरा होगा जब आपको सारी चीज़ें समझ में आए। अभी तक जितनी भी क्लास की उसमें हमने देखा कि हमारे संविधान के विकास का क्रम क्या रहा है, कैसे कैसे उसमें इतिहास का या अंग्रेजों का क्या योगदान रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का या ईस्ट इंडिया कंपनी क्या योगदान रहा है। हमने पहली क्लास जो पढ़ी थी उसको काफ़ी आराम से समझते हुए पढ़ा। उसके बाद की लगातार 2 क्लासें या 3 क्लासें हमने थोड़ा स्पीड फास्ट तरीके से पढ़ी है। उसका कारण रहा है कि वो इतिहास में दोबारा आपको रिवाइज होगा, साथ में अब क्वेश्चनों की संख्या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कम आती है। ठीक है, या जो आएगी भी वो 1935 के अधिनियम में मोटी मोटी बातें आती हैं। हिस्ट्री में रिवाइज भी आप कर लेंगे या कुछ की पॉइंट आते हैं, जो की पॉइंट आपको बताए गए हैं, बहुत ज़्यादा उसको समझने की जरूरत नहीं है। और मेंस में तो ना के बराबर ही क्वेश्चन इससे आ रहे हैं। तो आज की जो क्लास है हमारी वो है भारत की अंतरिम सरकार और संविधान सभा। दो टॉपिक है, अंतरिम सरकार और संविधान सभा। ठीक है ना। लेकिन आज की क्लास शुरू की जाए इससे पहले थोड़ा और चर्चा करते हैं। जिनको भी जो एग्जाम वाले बच्चे हैं जो पहले से पढ़े हुए हैं पॉलिटी, वो स्किप कर देंगे ये पॉइंट अगर चाहें तो। जो नए लोग हैं उनके लिए जरूरी है कि नोट्स कैसे बनाए जाए, बुक कौन सी पढ़ी जाए। कई लोगों का क्वेश्चन भी होता है कि पॉलिटी में बुक कौन सी पढ़ी जाए, नोट्स कैसे बनाई जाए। उसके लिए थंबनेल में डाल दिया जाएगा कब से कहाँ से क्लास स्टार्ट हो रही है, इंट्रो में हम बता देते हैं और सब चीज़ें। सबसे पहले तो आपको जो नोट्स बनानी है, ये मान लीजिए आपका A4 साइज पेपर। नोट्स आप हमेशा साइड में कुछ गैप रखिए, खास करके जब पॉलिटी के आप नोट्स बना रहे हैं दोनों साइड रखिए गैप, और बीच में लिखिए। यहाँ लिखना है। सिर्फ यूपीएससी वाले नहीं, जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो एसएससी वाले हो, वनडे एग्जाम, या जो समझने के लिए भी पॉलिटी पढ़ रहा है, पॉलिटी क्या है उसको भी ये जरूरी है। अगर नोट्स बना रहा है तो इस तरीके से नोट बनाए, साइड में जगह, खाली जगह कुछ ना कुछ छोड़नी चाहिए। या आप हाफ पेज पे लिखिए, मान लीजिए ये A4 पेज है तो आप हाफ पेज पे लिखिए। ठीक है। ये कारण क्या है, पॉलिटी एक जीवंत सब्जेक्ट है, मतलब इसमें हमेशा कुछ ना कुछ संशोधन होता है, नए प्रावधान आते रहते हैं। तो कल को आपको कुछ नए प्रावधान मिले या कुछ नई बातें मिले, नए नियम कानून मिले, तो आप अपडेट कर सकें। इसके लिए आपको अलग से जो है नई कॉपी ना बनानी पड़े, यहीं पर अपडेट कर लीजिए। कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि सारी चीजें आपको बताइए, सब कुछ आपको समझा दिया जाए। क्लास आप करिए, क्लास के बाद पीपीटी हम देंगे आपको। आज के क्लास के लास्ट में हम अब तक जितनी क्लास हुई सबकी पीपीटी दे देंगे, और कोशिश करेंगे जो भी क्लास अपलोड करें क्लास रिलेटेड पीपीटी डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाए। पीपीटी का यूज करिए, क्लास का यूज करिए। 2-3 बार पीपीटी भी पढ़िए, क्लास भी रिवाइज करके पढ़िए, फिर आप अपनी नोट्स बनाइए। नोट्स में साइड में जगह जरूर छोड़िए, क्यों छोड़ना है हमने बता दिया आपको। साथ में कुछ लोगों का कंसर्न रहेगा कि बुक कौन सी पढ़ी जाए। ये तो नोट्स कैसे बनाना, बुक कौन सी पढ़ी जाए। बुक पढ़ने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। बुक क्यों पढ़ते हैं, देखिए, या तो कोई फैक्चुअल बुक पढ़ ले, लक्ष्मीकांत जैसी, जहाँ पे सारे प्रावधान लिख दिए हैं। प्रावधान हम पीपीटी के और क्लास में पढ़ा देंगे आपको। समझना है तो समझना, हम स्टोरी बता के स्टोरी के हिसाब से ही पढ़ा रहे हैं आपको। बहुत ज़्यादा बुक पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। फिर भी आप अपनी समझ थोड़ा और डेवलप, व्यवहारिक जीवन को थोड़ा और समझ। एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी में अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए गए हैं। सबसे अच्छी बुक जो रहेगी एनसीईआरटी, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। क्योंकि फैक्ट पीपीटी में दे दिए जाएंगे, चीजें समझा दी जाएंगी संविधान को अच्छे से। परंतु एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल, व्यवहारिक एग्जाम्पल लेंगे, उससे आप समझिएगा। अगर चाहे तो सफिशियंट क्लास। फिर भी कुछ लोग होंगे ना कि क्रांतिकारी होंगे, स्टार्टिंग में जोश रहता है, तो हाँ हम सर बुक चाहिए हमको, तो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी सबसे ऑथेंटिकेट बुक है, भारत सरकार द्वारा जारी की जाती है। कल को आपको किसी भी फैक्ट, किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछता है, आप एनसीईआरटी पढ़े गए हैं, आप एनसीईआरटी के हिसाब से आंसर टिक करके आए, और आयोग, कोई भी आयोग है उस आंसर को गलत मान रहा है, तो आप एनसीईआरटी के बेस पे उसको क्लेम कर सकते हैं। परंतु अदर किसी भी बुक के बेस पे आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए एनसीईआरटी पढ़ें, और कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। साथ में कुछ और क्रांतिकारी लोग होंगे जो बहुत ज्यादा क्रांतिकारी होंगे, वो बेयर एक्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है। बेयर एक्ट काफी
टफ लैंग्वेज में लिखा है, सारे आर्टिकल को एकदम क्लियर स्पष्ट भाषा में लिखा गया है, लेकिन वो स्पष्ट भाषा आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। फिर भी क्रांतिकारी अगर है तो बेयर एक्ट भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। बेयर एक्ट आप मार्केट में मिल जाता है, और अगर सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आपको गवर्नमेंट की साइट से भी बेयर एक्ट मिल जाएगा। आपको कहीं और जाने, पीपीटी में हम कोशिश करेंगे यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, बेयर एक्ट आप कहाँ से डाउनलोड करिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, ठीक है ना। बेयर एक्ट ये क्रांतिकारी लोगों के लिए है, बेयर एक्ट। और एनसीईआरटी भी क्रांतिकारी या क्यूरियस लोगों के लिए एनसीईआरटी मान लीजिए रहेगी, ठीक है ना। तो बेयर एक्ट, एनसीईआरटी। अब कहेंगे आपकी बुक तो अभी भी नहीं बताए, कोई रेफरेंस बुक जो होती है। डी बसु एक बुक है, अगर आपके पास है तो बढ़िया है, नहीं है तो पीपीटी हमारी सफिशियंट है, ठीक ना। अब बहुत ज्यादा क्रांतिकारी मत बन जाइए कि देश को एकदम बर्बाद कर दीजिए क्रांतिकारी बनते बनते, ठीक है। ये हमने समझ लिया कि कैसे पढ़ना है, कैसे अपनी नोट्स बनानी है, बुक कौन सी पढ़नी है। अब हम देखेंगे अंतरिम सरकार और संविधान सभा। सबसे पहले हम समझेंगे अंतरिम सरकार, ठीक है। अंतरिम सरकार ही बाद में भारत की पहली राष्ट्रीय सरकार भी बनेगी, ये हम समझेंगे अभी क्लास में आगे। इसके पृष्ठभूमि बैकग्राउंड समझ लेते हैं, अंतरिम सरकार का बैकग्राउंड क्या क्या रहा है, कैसे अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। हमने देखा कि 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए हैं, उसके बाद युद्ध में झोंक दिया गया भारतीयों को, जिसकी वजह से प्रांतीय सरकारें इस्तीफा दे रही हैं। कांग्रेस की प्रांतीय सरकारें, मेन कांग्रेस ही हर जगह थी, लगभग लगभग 7 जगहों पे, हमने पिछली क्लास में चर्चा की। इसके बाद अगस्त प्रस्ताव आता है भारतीयों को मनाने के लिए। अगस्त प्रस्ताव के बाद जब वो भी सफल नहीं हो पाता है, इसी क्रम में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। भारत छोड़ो आंदोलन का दबाव रहता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर। साथ में द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। पहला कारण भारत छोड़ो आंदोलन का दबाव, दूसरा कारण ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति अब कमजोर हो रही है। साथ में भारतीय भी लगातार मांग कर रहे हैं कि हमको अपनी खुद की सरकार चाहिए, उसमें भारतीयों का सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व हो, ब्रिटिश क्राउन का उस पर कोई अधिकार ना हो। इन सब कारणों से, इन सब वजहों से हमें जरूरत पड़ती है अंतरिम सरकार की। अंतरिम सरकार है क्या, समझिए। अंतरिम सरकार गठन क्यों किया गया है। भारत को कैबिनेट मिशन के द्वारा कह दिया गया कि हम भारत को आजाद कर देंगे, भारत अपना अलग संविधान बनाएगा, अलग सरकार उसकी रहेगी। परंतु भारतीयों को राजनीतिक ज्ञान देने, राजनीतिक चेतना का और विकास करने के लिए, शासन को समझने के लिए अंतरिम सरकार अंग्रेजों द्वारा लाई जाती है, अंतरिम सरकार गठन भी किया जाता है, क्योंकि भारतीय को एक अच्छा शासन हम सौंप सकें, वो समझ सकें कि शासन चलता कैसे। इससे पहले हमारी शासन में भागीदारी थी, ऐसा नहीं कि हम शासन में भागीदारी हमारी थी ही नहीं, हमारे अंदर राजनीतिक चेतना नहीं है। व्यवहारिक रूप से उसको और अच्छे समझने के लिए अंतरिम सरकार बनाई जाती है ब्रिटेन के द्वारा। उस समय ब्रिटेन के जब अंतरिम सरकार गठन होता है तो वहां के प्रधानमंत्री हो जाते हैं क्लीमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी से रहते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वो उदार रहते हैं भारत के प्रति। उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा था और कैबिनेट मिशन ने अंतरिम सरकार के गठन की बात कही थी। कैबिनेट मिशन ने ही सिफारिश की थी कि संविधान सभा का गठन होगा और अंतरिम सरकार भी बनाई जाएगी। अंतरिम सरकार का उद्देश्य क्या था। ब्रिटिश सरकार से सत्ता का हस्तांतरण करना, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान निर्माण की प्रक्रिया का संचालन करना, देश में कानून व्यवस्था बनाए रखना और राष्ट्रीय सरकार का अनुभव देना। यही जो हम उद्देश्य आपको बताए हैं अभी थोड़ी देर पहले, कि हमें एक शासन की समझ विकसित करवाना, कि हम ऐसा नहीं कि अंग्रेज ये नहीं चाह रहे थे कि हम अचानक सब कुछ छोड़ के चले जाएं और भारतीय यहाँ पे दंगे करें, क्योंकि दंगे चल रहे थे। मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान की मांग कर रही थी, दंगे तो चल ही रहे थे भारत में, तो दंगे ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण हो, इस वजह से सरकार को अनुभव देने के लिए अंतरिम सरकार आती है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद होगा, तब तक अंतरिम सरकार चलेगी। फिर यही अंतरिम सरकार बदल जाएगी स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में, और ये सरकार फिर रूल करेगी जब तक चुनाव भारत में नहीं हो जाता है, तब तक। ठीक है, कि विकास का क्रम देखेंगे हम आगे। गठन की प्रक्रिया, अंतरिम सरकार गठन कैसे किया जाएगा ये समझ लेते हैं। 2 सितंबर 1946 को भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इसका गठन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत किया गया था। अर्थात ये सरकार जो कार्य करेगी, जितने भी कार्य आने वाले समय में करेगी, वो 1935 के अधिनियम के तहत करेगी, क्योंकि अभी तक भारत का संविधान नहीं बना है। संविधान सभा हम पढ़ेंगे भारत संविधान कब बना, कब लागू हुआ, ये सब बातें वहां समझेंगे। परंतु यहाँ पे देखिए अभी संविधान हमारे पास नहीं है, तो हम किस आधार पर शासन चलाएंगे। ये जो सरकार बनी किस आधार पर शासन करेगी, किस आधार पर जनता का कल्याण करेगी,
कैसे चुनी जाएगी, उसका आधार 1935 का अधिनियम था। जब तक हमारा संविधान लागू नहीं होगा तब तक यही अधिनियम ही चलेगा। प्रारंभ में यह सरकार वायसराय की कार्यकारी परिषद के रूप में कार्य करती है। स्टार्टिंग में जब तक हमारा देश आजाद नहीं होगा 1947 15 अगस्त 1947 तक, तब तक ये वायसराय की कार्यकारी परिषद, वायसराय की कार्यकारी परिषद क्या है इसके बारे में हम पिछली क्लासों में चर्चा कर चुके हैं, यहाँ पे उसको विस्तार से हम नहीं बताएंगे। वायसराय की कार्यकारी परिषद में अब भारतीय सदस्य हो जाएंगे, सब के सब भारतीय सदस्य होंगे। सिर्फ इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, वायसराय करेगा। प्रारंभ में सरकार वायसराय कार्यकारी परिषद के रूप में कार्य करेगी और बाद में जब 1947 के बाद देश आजाद हो जाएगा तब भारत की पहली राष्ट्रीय सरकार के रूप में कार्य करेगी। इसी को भारत की पहली राष्ट्रीय सरकार भी कहा जाएगा। इसकी संरचना क्या थी, जो सरकार बनी इसमें कितने सदस्य होंगे? देखिए, सरकार चलाने के लिए आज के समय में भी मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद में अब मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक है ना। संसद होती है, नहीं संसद में से मंत्रियों को चुना जाता है, ये देश की शासन व्यवस्था चलाते हैं, ये जवाबदेह होते हैं विधायिका के प्रति। तो उस समय ये सरकार की जो भी बात हो रही, कार्यकारी परिषद की जो बात हो रही, इसमें मंत्री बैठेंगे, ना कि जो है हमारे सांसद बैठेंगे चुने हुए। और चुने भी कैसे आते थे सांसद उस समय, अप्रत्यक्ष रूप से। तो सांसदों की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, संसद क्या थी इसकी बात नहीं करेंगे, इसकी बात संविधान सभा में की जाएगी विस्तार से अच्छे से, कि संविधान सभा ही संसद के रूप में कार्य करेगी। यहां हम बस देखेंगे कार्यकारी परिषद या मंत्री परिषद के बारे में, मंत्रिमंडल के बारे में, ठीक है। तो कार्यकारी परिषद मंत्रियों से मिलकर बनी हुई थी। इसमें 15 सदस्य थे प्रारंभ में, बाद में सदस्यों की संख्या बढ़ेगी। प्रारंभ में 15 सदस्य क्यों थे? क्योंकि स्टार्टिंग में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार का विरोध कर रही थी, इसमें शामिल होने से मना कर दी थी, बाद में इसमें शामिल हो जाती है। अधिकांश सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे, क्योंकि कांग्रेस ने ही कैबिनेट मिशन की योजना को स्वीकार किया था। मुस्लिम लीग ने प्रारंभ में इसमें भाग नहीं लिया, जैसा कि हमने अभी चर्चा की। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेवेल इस सरकार के प्रमुख थे। वायसराय ने गवर्नर जनरल की भूमिका निभाई और अंतरिम सरकार का सर्वोच्च प्रमुख था। कौन? वायसराय। ये भी हम समझ चुके हैं। मुस्लिम लीग की भागीदारी कब शुरू होती है? देखिए, अंतरिम सरकार थोड़ा हम विस्तार से पढ़ रहे हैं, कहीं पर भी अंतरिम सरकार को इतना विस्तार से नहीं पढ़ाया जाता, किसी बुक में नहीं आपको इतना ज्यादा डिटेल में मिलेगा, इसी वजह से हम इस पर और फोकस कर रहे हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का पार्ट नहीं रहेगा ना। अब हम जो है पॉलिटी, एग्जैक्ट पॉलिटी पढ़ना शुरू कर दिए हैं। अभी तक हम संविधान का विकास कैसे हुआ, अब हम मेन पॉलिटी हमारी यहाँ शुरू हुई है। मुस्लिम लीग ने प्रारंभ में भाग लेने से इनकार किया क्योंकि पाकिस्तान की मांग पर अड़ी हुई थी और कैबिनेट मिशन योजना में पाकिस्तान का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था। डायरेक्ट एक्शन डे मतलब दंगे भड़काए कि हमको अलग से पाकिस्तान, हम लड़के रहेंगे, लड़के लेंगे पाकिस्तान, ठीक है ना, वो कंडीशन उस समय थी। बाद में दबाव में आकर 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया। मुस्लिम लीग शुरू में दंगे भड़काती है, परंतु उसके ऊपर ब्रिटेन का, वायसराय का, सबका दबाव पड़ता है और उसको ये भी लगता है कि हम आजाद तो बन नहीं पाएंगे, वो ये नहीं, उसको लगता है कि हम अलग से देश नहीं बना पाएंगे, पाकिस्तान नहीं बनेगा। तो कहते भैया पाकिस्तान भी नहीं बनेगा, सरकार में भी शामिल नहीं होंगे, तो कम से कम सरकार में शामिल होकर हम मुसलमानों के हित की ही बात कर लें। इन्हीं सब कारणों से वो बाद में 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल हो जाती है। मुस्लिम लीग के जो प्रमुख सदस्य थे उसमें लियाकत अली खान, आप देखेंगे वित्त विभाग के मंत्री बनेंगे। साथ में अब्दुल रब निस्तर और असदुल्ला खान, गोहर अयूब खान आदि लोग भी मुस्लिम लीग के सदस्य जो मंत्री परिषद का हिस्सा बनेंगे या वायसराय की कार्यकारी परिषद का हिस्सा बनेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो है लियाकत अली खान, उस समय वित्त विभाग के मंत्री थे। हम उस समय जो इंपॉर्टेंट मंत्री थे, सबका नाम तो नहीं देखेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कार्यकारी परिषद के मंत्री थे उनका नाम देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू विदेश मामले संभाल रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह विभाग के मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी उद्योग एवं आपूर्ति विभाग के मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी, अपना नाम याद रखिएगा, अभी चर्चा होगी, ठीक है ना। ये अब तक जो 4 नाम हमने लिए, या मौलाना अबुल कलाम आजाद भी, शिक्षा वाले, अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अंतरिम सरकार के जो मंत्री थे या अंतरिम सरकार में शिक्षा विभाग के मंत्री कौन थे, तो आपको याद रखना है मौलाना अबुल कलाम आजाद। या पूछ लिया गृह विभाग के मंत्री अंतरिम सरकार में कौन थे, ये क्वेश्चन आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है इस पूरे टॉपिक का। अभी तक राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थी। बलदेव सिंह रक्षा विभाग के मंत्री थे और लियाकत अली खान वित्त मंत्री थे।
जैसा कि हमने देखा कि मुस्लिम लीग के लियाकत अली खान शामिल हो रहे हैं कब, अक्टूबर 1946 में। सरकार कार्य कैसे करेगी? अब तक हमने गठन की प्रक्रिया देख ली, सरकार का उद्देश्य गठन करने का क्या था, ठीक है ना। अब ये कार्य कैसे करेगी? अंतरिम सरकार को ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं बल्कि भारत की जनता के प्रति उत्तरदायी माना गया। भारत की जनता के प्रति डायरेक्ट उत्तरदायी नहीं थी, ये उत्तरदायी थी संसद के प्रति, तत्कालीन संसद जो कि चुनी हुई, प्रत्यक्ष रूप से जनता नहीं चुनी थी उस संसद को। हम संविधान सभा में देखेंगे कि उस समय की संसद का चुनाव कैसे हुआ था। यह ब्रिटिश वायसराय की निगरानी में कार्य कर रही थी। प्रत्येक विभाग का प्रमुख एक भारतीय सदस्य था। अभी हमने देखा ना कि जितने भी विभाग थे सब में मंत्रियों, जो हमने चर्चा की जस्ट पिछली पीपीटी में, जितने भी विदेश मामले में पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, उस समय लियाकत अली खान भी भारतीय थे, अभी पाकिस्तान गठन नहीं हुआ है। 15 अगस्त 1947 के बाद ही पाकिस्तान नया राष्ट्र मतलब आधिकारिक रूप से बनता है, उसके पहले वो भारत का हिस्सा ही रहता है। यह सरकार धीरे धीरे पूर्ण स्वराज की दिशा में बढ़ रही थी। पूर्ण स्वराज क्या था ये भी हमने चर्चा की अलग से, कि कॉमनवेल्थ रिल्म्स क्या है, वहां पर हमने पूर्ण स्वराज को स्पष्ट किया था। इस सरकार के सामने चुनौतियां क्या क्या थी? सबसे प्रमुख जो चुनौती थी वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस का आपसी मतभेद था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस आए दिन लड़ रहे थे, जिस वजह से सरकार चलाने में मुश्किल हो रहा था। सरदार पटेल ने कहीं पे कहा भी है, अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा किस बुक में लिखा गया है, कहा है कि लियाकत अली खान उनको इतने परेशान करते थे कि वो सही से कार्य नहीं कर पा रहे थे। क्यों? गृह विभाग के मंत्री थे सरदार पटेल, गृह विभाग के मंत्री थे सरदार पटेल, और वित्त विभाग के मंत्री थे लियाकत अली खान। अब घर चलाने के लिए वित्त सबसे ज्यादा आवश्यक है। महिलाओं से पूछिए कि गृह कैसे चलता है, बिना वित्त के घर नहीं चलेगा, ठीक है। तो गृह विभाग चलाने के लिए वित्त की जरूरत पड़ती थी, और लियाकत अली खान आए दिन टांग अड़ा के वित्त प्रोवाइड नहीं करते थे उनको, तो दोनों में आए दिन तनातनी चलती रहती थी, ठीक ना। चलिए, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच वैचारिक मतभेद था। लीग के नेताओं का उद्देश्य पाकिस्तान निर्माण था, जबकि कांग्रेस अखंड भारत चाहती थी। अखंड भारत, ठीक। तो अखंड भारत आप ध्यान रखिए, अखंड भारत क्या है। प्रशासनिक स्तर पर सांप्रदायिक दंगे, विशेषकर बंगाल और पंजाब में। सत्ता के बंटवारे को लेकर विभागीय विवाद और ब्रिटिश अधिकारियों का हस्तक्षेप। कहीं न कहीं ब्रिटिश अधिकारी भी बार बार शासन में हस्तक्षेप करते थे। नई नई सरकार थी, ज्यादा अनुभव नहीं था शासन चलाने का, तो हस्तक्षेप होता रहता था। इसका महत्व क्या रहा? यह स्वतंत्रता की दिशा में अंतिम कदम था। पहली बार भारतीय नेताओं के हाथ में केंद्रीय सत्ता आई। स्वतंत्र भारत के लिए प्रशासनिक अनुभव प्राप्त हुआ। संविधान सभा में कार्यों में सहयोग कर संविधान निर्माण की प्रक्रिया को गति मिली। ये महत्व आप इस प्रकार समझिए कि स्टार्टिंग में हम इस बात के उद्देश्य जो चर्चा किए थे, वही से महत्व भी निकलता है कि अब भारतीय एक शासन को कैसे चलाना ये सीख चुके हैं अंतरिम सरकार की मदद से। इससे पहले भी चलाते प्रांतीय चुनाव, हमने बात की प्रांतों में सरकार चला रहे थे, व्यवहारिक रूप में अभी भी पूरा उनका कंट्रोल नहीं था, लेकिन अब उनको पूर्ण कंट्रोल मिल गया। तो वायसराय अब ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, सारे भारतीय उनकी कार्यकारी परिषद में है। तो कहीं ना कहीं इससे एक अनुभव प्राप्त हुआ। ये सबसे बड़ा महत्व रहा है अंतरिम सरकार का, कि सरकार चलाने का अनुभव। अंतरिम सरकार समाप्त कैसे होती है? 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। पंडित नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने, और अंतिम सरकार समाप्त होकर स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद बन गई। बस नाम चेंज होगा, अंतरिम सरकार का नाम चेंज होकर स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद बन जाएगा। 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ है। आजाद होते ही वायसराय का नाम चेंज कर दिया गया। वायसराय जो वाइस ऑफ रॉयल, हमने पहले ही बताया था वायसराय कौन है। वायसराय अब ब्रिटिश क्राउन की आवाज नहीं है, वो भारत के गवर्नर जनरल है। वो भारत के प्रति अब जवाबदेह है, ब्रिटिश क्राउन के प्रति जवाबदेह नहीं है, क्योंकि अब भारत पूर्ण स्वराज बन चुका है, आजाद हो चुका है, ठीक है ना। ये वायसराय अभी कुछ समय तक और भारत में रहेंगे, जब तक दूसरे गवर्नर जनरल नहीं चुने जाते हैं। लेकिन वायसराय के रूप में गवर्नर जनरल के रूप में रहेंगे। कौन रहेंगे? माउंटबेटन। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन, ये भी याद रखने वाला पॉइंट है। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर। पहले प्रधानमंत्री जो बने हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने हैं, लेकिन ये चुनी हुई सरकार नहीं है, ये
संविधान सभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, संविधान सभा अप्रत्यक्ष रूप से चुनी हुई सरकार है, चुनाव के माध्यम से नहीं आई है। अंतरिम सरकार का रूपांतरण हमने समझा, आजादी से पहले बनी अंतरिम सरकार आजादी के बाद भी चलती रही, बस फर्क इतना हो गया कि अब उसका नाम स्वतंत्र भारत की पहली सरकार कर दिया गया है। भारतीय जनता और संविधान के प्रति उत्तरदायी हो गई है सरकार, अभी तक ब्रिटिश क्राउन के प्रति उत्तरदायी थी। वायसराय जो थे अब गवर्नर जनरल कहे जाने लगे, जो वायसराय थे अब गवर्नर जनरल हो गए हैं। हमने आजादी के बाद शासन व्यवस्था कैसे चली है हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे थे अंतिम सरकार, अब अंतरिम सरकार के अपग्रेडेड वर्जन पढ़ रहे हैं 1947 के बाद, कि अब भारत की पहली सरकार जो थी उसके बारे में। इसको 1952 तक के चुनाव तक हम पढ़ेंगे। आजादी के बाद की प्रमुख व्यवस्था गवर्नर जनरल, वही जो अभी जस्ट पिछले पीपीटी में हमने देखा, माउंटबेटन पहले गवर्नर जनरल थे। जून 1948 तक ये अपना पद संभालते हैं, जून 1948 तक। इसके बाद श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? श्री राजगोपालाचारी। ठीक है ना, ये रहेंगे आपके 26 जनवरी 1950 तक, जब तक, या 24 जनवरी तक रहेंगे। ठीक है ना, 24 जनवरी 1950 तक। उसके बाद राष्ट्रपति आ जाएंगे हमारे यहाँ, गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया जाएगा। अंतरिम सरकार जो थी, अब भारत की मंत्रिपरिषद बन चुकी है, वो अंतरिम सरकार, उसका नाम बदल गया है। पंडित नेहरू इसका नेतृत्व कर रहे हैं, अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री कहे जा रहे हैं। धीरे धीरे इसमें ब्रिटिश अधिकारियों की जगह भी भारतीय लेना शुरू कर देते हैं। संविधान सभा ही अब अस्थायी संसद बन जाती है। संविधान सभा में कितने सदस्य रहेंगे? 389 सदस्य, वही संसद का कार्य भी करेंगे। एक दिन वो संविधान सभा के रूप में कार्य करेंगे, एक दिन संसद के रूप में कार्य करेंगे। जब वो संविधान सभा के रूप में कार्य करेंगे तब उसकी अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब ये संविधान सभा के सदस्य अस्थायी संसद के रूप में कार्य करें, अस्थायी क्यों कही जा रही है? क्योंकि ये चुनाव के माध्यम से, प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से नहीं आई है। इस समय इसकी अध्यक्षता करेंगे जीवी मावलंकर। ये अस्थायी संसद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। सेम है, सदस्य सेम है, परंतु जब वो संसद के रूप में कार्य करे तो उसकी अध्यक्षता कौन करें? जीवी मावलंकर। स्पीकर के रूप में, आज भी स्पीकर होते हैं ना लोकसभा में, स्पीकर के रूप में कार्य कर रहे हैं जीवी मावलंकर। और ये संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो देश में कानून बनाने का काम संविधान सभा करती थी। यह सभा दोहरी भूमिका निभा रही थी, संविधान बनाना, देश के लिए आवश्यक कानून पारित करना। अब देखिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बन जाता है, तब तक श्री राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं और मंत्रिपरिषद कार्य करती रहती है। अब भारत का संविधान लागू होगा और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होते ही अब भारत एक गणराज्य बन जाता है। गणराज्य की वजह से ही गवर्नर जनरल का पद अब समाप्त किया जाएगा और राष्ट्रपति का पद आएगा। राष्ट्रपति जो होता है वो जनता द्वारा निर्वाचित होता है, लेकिन पहले राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होंगे। जनता द्वारा डायरेक्ट निर्वाचित नहीं होता है, जनता सांसदों को चुनती है या विधानसभा में सदस्यों को चुनती है, विधान परिषद में सदस्यों को चुनती है। ठीक, वो सदस्य राष्ट्रपति को चुनते हैं। लेकिन अभी तक विधानसभा या विधान परिषद, विधानमंडल के जो सदस्य हैं, संसद के जो सदस्य हैं, ये जनता द्वारा नहीं चुने गए। तो ये जो राष्ट्रपति हैं ये प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा या अप्रत्यक्ष रूप से भी जनता द्वारा नहीं चुने, ये मनोनीत कर दिए गए हैं 2 वर्ष के लिए, जब तक चुनाव नहीं हो जाता भारत में। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनते हैं, भारत के अस्थायी राष्ट्रपति बनते हैं। 1935 के अधिनियम की जगह अब भारत की शासन व्यवस्था किस आधार पर चलेगी? संविधान, भारतीय संविधान, स्वयं का संविधान लागू हो गया, उसके आधार पर चलेगी। अभी तक सरकार कैसे चल रही थी? 1935 के अधिनियम के अकॉर्डिंग। सवाल आता है कि अंतरिम सरकार किस आधार पर कार्य कर रही थी? तो 1935 के अधिनियम के आधार पर। ठीक, ये क्योंकि अंतरिम सरकार नहीं कार्य करी, अब स्वतंत्र भारत की पहली सरकार कार्य कर रही है। अंतिम सरकार समाप्त हो गई है 15 अगस्त 1947 को। 1951, जिसका आपको इंतजार था कि कब तक चुनाव करवाएंगे, तब से अंतरिम सरकार अब चुनाव होगा।
पहला आम चुनाव और अस्थाई सरकार की स्थापना होती है। नया संविधान लागू होने के बाद भी चुनाव तुरंत नहीं कराया जा सका। तत्कालीन स्थिति क्या रही होगी, चुनाव क्यों उस समय नहीं हो पाया? देश की सामाजिक स्थिति नहीं सही थी, दंगे भड़के हुए थे। भारतीयों को, आप बताइए, मतदाता सूची क्या एक दिन में जारी हो जाती है? या आज भी चुनाव आयोग को चुनाव कराने से पहले 1 साल पहले से तैयारी कराना शुरू कर देती है। तो जब 50 में हमारा संविधान बन के तैयार हो रहा है, उसके बाद ही तो चुनाव आयोग 2 दिन पहले बन गया था, उसके बाद ही तो चुनाव की प्रक्रिया चालू होगी। कैसे कैसे हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारा चुनाव किस आधार पर हो? संविधान में जो नियम कानून लिखेंगे उसी आधार पर चुनाव होगा ना। तो 1950 के आधार पर, जब संविधान के आधार पर जब हम चुनाव करवाएंगे, तो वो 2 साल लग गए। 2 साल कोई बहुत बड़ा दिन नहीं था, ठीक है। अस्थायी संसद का चुनाव होगा जनता के द्वारा अब, इसलिए 1950 तक, 1952 तक अस्थायी संसद सरकार ही काम करती रही। 1951 में पहला आम चुनाव हुआ और 2 अप्रैल 1952 को पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई। पंडित नेहरू दोबारा भारत के प्रधानमंत्री बने, लेकिन इस बार पूर्ण रूप से निर्वाचित सरकार के प्रमुख बने। पहली बार कब बने? 15 अगस्त 1947 को। अब कब बन रहे हैं दोबारा? ये बन रहे हैं 1952 में, ठीक है। इसके पहले पूर्ण रूप से निर्वाचित नहीं थे, मनोनीत किए गए संविधान सभा द्वारा या भारतीय संसद द्वारा, अस्थायी भारतीय संसद द्वारा, और अब वो जनता द्वारा निर्वाचित हो रहे हैं। यहां तक हमने देख लिया विकास अंतरिम सरकार का, या 1947 से लेकर 1952 तक सरकार कैसे चली है, कैबिनेट मिशन से 1947 तक सरकार कैसे चली। उम्मीद है कि आप लोग यहां तक क्लियर कर लिए होंगे सब कुछ। नहीं क्लियर किए होंगे दोबारा रिवाइज करिए क्लास और दोबारा देखिए। अब हम पढ़ रहे हैं संविधान सभा। ये संविधान सभा कितना उल्लेख हो रहा था, संविधान सभा को अब जानते हैं। संविधान सभा, सबसे पहली बात समझ लेते हैं क्यों पढ़ना जरूरी है भाई। हमारा जो संविधान है वो कैसे बना, कितने लोग कार्य किए, कितना समय लगा, कितनी समितियां थी, बिना ये सब जाने संविधान हम कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। संविधान के स्रोत भी हम देखेंगे, लेकिन आज की क्लास में, अगली क्लास में संविधान के स्रोत भी हम समझेंगे, ठीक है। अभी समझ लेते हैं संविधान सभा क्या थी। यहाँ 2 इंपॉर्टेंट डेट लिख दी गई हैं, लास्ट में डेट हम एक बार दोबारा रिवाइज करवाएंगे। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ गया था। हम कह रहे हैं कि इस डेट में संविधान बन के तैयार हो गया था, हम अपना लिए भैया हमारा संविधान है। किसके माध्यम से ऑथेंटिकेट किए? प्रस्तावना आप देखेंगे, उसमें कहा गया है कि हम इसको आत्मार्पित करते हैं, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को इसको भारत देश में लागू कर दिया गया। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस आप जानते हैं ना, उस हिसाब से आप निकाल लीजिएगा। इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है? जैसे हम अंतरिम सरकार की पृष्ठभूमि देखें, भारत छोड़ो आंदोलन से इसका विकास का क्रम हम देखते हैं। लंबे समय तक भारतीयों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से मांग की कि हमारे लिए एक संविधान सभा बने, हम अपना कानून खुद बनाएंगे, अपना संविधान हम खुद बनाएंगे। इसके लिए जरूरत थी संविधान सभा की। सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय ने संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया। 1935 आते आते भारतीयों ने, या कांग्रेस ने, जो कि भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, उसने बढ़ चढ़कर इसकी मांग को रखा। 1935 में कांग्रेस ने इस मांग को आधिकारिक समर्थन दिया। इसके बाद अगस्त प्रस्ताव 1940 आता है। अगस्त प्रस्ताव में हमने देखा भी था कि संविधान सभा की बात की गई थी। ये कहा गया था भारतीयों के लिए विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना के तहत फिर क्रिप्स मिशन भी आया था। क्रिप्स मिशन में हमने भी ये देखा था कि संविधान सभा की बात की गई थी, परंतु अंततः कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारत की संविधान सभा का गठन हुआ। सबसे पहले संविधान सभा का उल्लेख कब हुआ था? वो हुआ एम.एन. रॉय द्वारा संविधान सभा का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया गया है 1934 में। कांग्रेस उसको ऑथेंटिकेट कब करी, आधिकारिक रूप से उसको मान्यता कब दे रही है? 1935 में। ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा संविधान सभा लाई जाएगी भारत के लिए, इसकी सबसे पहली बात की जा रही है अगस्त प्रस्ताव 1940 के माध्यम से। दोबारा क्रिप्स मिशन के माध्यम से फिर से कोशिश की गई है, वेवल योजना के माध्यम से भी कोशिश की गई भारत के लिए संविधान सभा बनाई जाए। अंततः कैबिनेट मिशन योजना के तहत यह प्रावधान कर दिया गया कि भारत की एक संविधान सभा होगी और कैबिनेट मिशन योजना के माध्यम से ही भारत की संविधान सभा का गठन होता है। इस संविधान सभा का उद्देश्य क्या होगा? जो संविधान सभा बन रही है इसका उद्देश्य क्या होगा, ये पता चलता है उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा प्रस्तुत करने से पहले, संविधान सभा का संबोधन करते हुए पहली बैठक का
पहली बैठक नहीं, अध्यक्ष चुनने के लिए 2 बैठकें और हो चुकी थी, ये तीसरी बैठक थी। परंतु कार्य करने के लिए जो पहली बैठक स्टार्ट हुई वो 13 दिसंबर को हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट कहा कि हमारे संविधान सभा का उद्देश्य क्या होगा, जो कि हम प्रस्तावना में देखते हैं कि लोकतांत्रिक देश बनेगा भारत, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनेगा, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये बाद में 2 शब्द और जोड़ दिए जाते हैं, गणराज्य रहेगा, यहाँ के सभी नागरिकों को न्याय मिलेगा, समानता रहेगी, स्वतंत्रता रहेगी। ये कुछ प्रमुख उद्देश्य पहले ही पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्लियर कर दिया था संविधान सभा को। मान लीजिए एक सभा बुलाई गई है, ये सभा क्या कार्य करेगी, ये पहले अगर उसका मुखिया या कोई एक सीनियर व्यक्ति उसमें से उठकर बोलता है कि हमारी संविधान सभा या जो आज का जो ये पंचायत बुलाई गई है, इसका मुख्य मुद्दा क्या है, उसी प्रकार संविधान सभा का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा, मुख्य मुद्दा क्या रहेगा कि भारतीयों के लिए संविधान बनाना। परंतु वो संविधान कैसा होना चाहिए ये हम प्रस्तावना में भी देखेंगे कि संविधान हमारा कैसा है, संविधान की प्रमुख विशेषता जब पढ़ेंगे। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। क्या उद्देश्य प्रस्ताव को, जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था संविधान सभा के पटल पर, उसको 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया है। इसमें प्रमुख बातें क्या थी, भारत एक स्वतंत्र संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, सत्ता जनता के हाथों में होगी, लोकतंत्र का मतलब ही होता है जनता का जनता के द्वारा शासन, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा होगी, राज्यों का संघ बनेगा भारत, यूनियन की बात की गई, फेडरल की बात नहीं की गई। ठीक है, भारत राज्यों का संघ होगा। यह प्रस्ताव बाद में संविधान की प्रस्तावना का आधार बनता है। हमने भी चर्चा की ना कि यही प्रस्ताव बाद में प्रस्तावना का आधार बनेगा। ये पढ़ लिया हमने उद्देश्य क्या था संविधान सभा का। अब संविधान सभा का गठन देखते हैं कि कैसे हुआ था। क्या संविधान सभा भारतीय जनता द्वारा चुनी गई थी या उसके चुनने की प्रक्रिया कुछ अलग थी। हम देखेंगे संविधान सभा गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश के पर हुआ था। सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से हुआ था। प्रांतीय विधानसभाएं संविधान सभा के सदस्यों को चुन रही थी। सारे सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं से नहीं आ रहे थे, कुछ देशी रियासतों से भी आ रहे थे। यह चुनाव प्रणाली जो थी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, हिंदी में कहते हैं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। जब राष्ट्रपति का चुनाव हम पढ़ेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है, वहां हम समझेंगे एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है। इसमें एक और आएगा आनुपातिक, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ये भी वहीं पे समझा जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव में। ये दोनों बातें आपको राष्ट्रपति के चुनाव में स्पष्ट करी जाएंगी कि इस चुनाव प्रणाली का मतलब क्या है। और कितनी चुनाव प्रणाली देश में, ये भी जब हम पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे समझते जाएंगे कि संसद का चुनाव कैसे होता है, विधानमंडल का चुनाव कैसे होता है, तो वहां पे या फिर राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव कैसे होता है, सारी चुनाव प्रणालियां हम टॉपिक के हिसाब से देखते जाएंगे। यहाँ पे बस आप इसको देख लीजिए कि उस समय चुनाव प्रणाली कैसी थी या सदस्यों का चुनाव किस आधार पर किया गया था। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष हुआ था। चुनाव प्रणाली का आधार क्या था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब देखते हैं प्रांतीय विधानसभाएं, भारत में ब्रिटिश प्रांतों के सदस्य चुने गए। प्रांतीय विधानसभाओं से ही भारत के जो संविधान सभा के सदस्य थे वो चुने जा रहे हैं। साथ में कुछ सदस्य रियासतों से भी आते हैं, इनके प्रतिनिधि सीधे नामित किए गए थे। जो रियासतों से प्रतिनिधि थे उनको राजा सीधे नॉमिनेट करता है कि आप जाइए हमारी तरफ से वहां पर बैठिए। कुछ रियासतों ने शुरुआत में भाग नहीं लिया, लेकिन बाद में वो सम्मिलित हो रही संविधान सभा में। संविधान सभा की स्थिति क्या थी, संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनी थी। कब बनी थी, देश की आजादी से पहले 1946 में ही बन गई है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग के सदस्य भी इसमें रहेंगे, बाद में सदस्य अलग हो जाएंगे जब पाकिस्तान बनेगा। तो शुरुआत में प्रारंभिक समय में इस संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी 289, परंतु जब विभाजन होता है 1947 का, तब सदस्यों की संख्या 299 हो जाती है और अंतिम हस्ताक्षरकर्ता 1950 में जो बचते हैं वो 284 ही बचते हैं। 299 बची मतलब 100 कम हो गए, 100 चले गए पाकिस्तान। लेकिन ये 84 कैसे रहे, 15 कहाँ चले गए। तो 15 लोग, क्योंकि संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 करीब 3 साल में बनके तैयार हुआ है। इस बीच कई बुजुर्ग लोग भी थे जो कि जिनकी मृत्यु हो जाती है, दिवंगत हो जाते हैं। प्रारंभिक में देखिए 292 सदस्य जो थे प्रांतों से चुने गए थे, प्रांतीय विधायिकाओं से चुने गए थे अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। 93 सदस्य रियासतों से आए थे और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर प्रांतों से आए थे।
ये सदस्यों की संख्या आप देख लीजिए, कभी कभी वनडे एग्जाम में सदस्यों की संख्या पूछ ली जाती है। अब देखते हैं कि संविधान सभा के पदाधिकारी कौन कौन से अधिकारी उसमें भाग ले रहे थे। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, पहली बैठक की अध्यक्षता किए थे। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हो रही है, उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्यों? क्योंकि अभी तक इससे पहले कोई बैठक तो हुई नहीं, तो अध्यक्ष कैसे चुना जाएगा? आज के समय में भी लोकसभा के स्पीकर को कैसे चुना जाता है? जब तक नया स्पीकर चुनकर लोकसभा में नहीं आ जाता, वो अपनी शपथ नहीं ले लेता, तब तक जो पहले का जो पुरानी लोकसभा का स्पीकर है वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देता, तब तक अपने पद पर बना रहता है। आप उनके पास स्पेशल पावर होती है। आप समझिए कि चुनाव आचार संहिता लगते ही सारे मंत्रियों के अधिकार छीन लिए थे, परंतु जो लोकसभा स्पीकर इनके पास विशेष अधिकार बना रहता है तब तक, जब तक कि नए सदस्य या नए अध्यक्ष नहीं चुन लिए जाते। नए अध्यक्ष चुने के एक मान लीजिए सभा हो रही है गांव में, पहली बार सभा हो रही है, तो इस सभा का मुखिया कौन होगा ये डिसाइड कैसे होगा? ये तो पहली सभा जब आयोजित होगी तभी तो डिसाइड हो पाएगा। तो उस पहली सभा का भी संचालन तो कोई ना कोई करेगा। मान लीजिए कि 100 लोगों में से कोई एक बंदा कहा गया कि आप आज सभा का संचालन कर लीजिए, आप सीनियर हैं, आप संचालन करिए, इसके बाद हम डिसाइड करेंगे अस्थाई अध्यक्ष कौन बनेगा, अस्थाई पंचायत का मुखिया कौन बनेगा। तो उसी हिसाब से अस्थाई जो अध्यक्ष थे वो पहली बैठक की अध्यक्षता 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं, और जो अस्थाई सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने जाते हैं ये 11 दिसंबर 1946 को चुने जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट डेट थी 13 दिसंबर, अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की 13 दिसंबर क्या हुआ था। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान के पटल पर रखा गया था। उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। उस समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव, जो संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार करता है, संविधान कैसे बनना चाहिए। महत्वपूर्ण सचिवालय अधिकारी थे स्नो डे और HBR आयंगर। ये अधिकारी आप मत रटिए, संवैधानिक सलाहकार देख लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है कि BN राव थे संवैधानिक सलाहकार, इन्होंने प्रारंभिक मसौदा प्रस्तुत किया था। पहली बैठक जो संविधान सभा की हुई थी वो अस्थायी बैठक थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। हमने चर्चा भी थोड़ी देर पहले की, जो संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे, और अस्थायी संसद जो संविधान सभा ही थी, अल्टरनेट डे पे एक दिन संविधान सभा कार्य कर रही थी, अगले दिन संसद कार्य कर रही थी, तो अस्थायी संसद जो थी उसकी अध्यक्षता GV मावलंकर कर रहे थे, ठीक है। संविधान बनाने में समय कितना लगा और संविधान बनाने का खर्च कितना है? संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे हैं। कुल बैठकें 11 हुई हैं, मतलब सॉरी, कुल 11 सत्र चले हैं, बैठकें नहीं। बैठकें तो जितने दिन सत्र चले वो संविधान सभा चलेगी उतने दिन होगा। 11 सत्र चले हैं और 165 दिन चले। सत्र क्या होते हैं ये स्पष्ट होगा आगे क्लासों में आपको। संविधान निर्माण में कुल लागत 64 लाख रुपए लगी है। ये 3 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परंतु परीक्षा की दृष्टि से नहीं। गांव के चौराहे पे बैठकर चाचा के सामने या गांव में अपना माहौल बनाने के लिए ये तीनों पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गांव में माहौल बनाइए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी जाइए और वहां माहौल बनाइए। चाचा जब चौराहे पे खड़े होकर पूछें चाय पीते हुए कि बताओ संविधान बनने में कितना दिन लगा, कितने रुपए खर्चे हुए, उनको बताइएगा ये, ठीक है ना। परीक्षा की दृष्टि से नहीं मिलता, लेकिन फिर भी व्यवहारिक जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्य प्रणाली देख लेते हैं। संविधान निर्माण की प्रक्रिया 3 चरणों में हुई। प्रारंभिक मसौदा, BN राव प्रारंभिक मसौदा प्रस्तुत कर रहे हैं। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है कब? जुलाई 1947 में, ठीक है ना। उसके बाद जो है प्रारंभिक मसौदा आता है 1947 में प्रस्तुत किया जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी को जो पहला अपना मसौदा या पहला ड्राफ्ट जो प्रस्तुत करती है, पहली बार जुलाई में अपना मसौदा प्रस्तुत करती है कि कैसा हमारा संविधान, कैसा ड्राफ्ट संविधान, कैसा लुक होगा संविधान का। फिर दोबारा मतलब पहली बार प्रस्तुत की,
कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार होने चाहिए, हमारे संविधान में, हमारा संविधान लोकतांत्रिक होना चाहिए, समाजवादी नहीं होना चाहिए, हमारा संविधान, हमारा राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाना चाहिए, हम गणराज्य रहेंगे, हम यूनियन रहेंगे, फेडरल नहीं रहेंगे, ये सब मसौदा, ये सब बातें प्रारूप समिति ने तय की थी। फिर इस पे 5-6 महीने बहस होती है। 4 नवंबर को बहस से जो परिणाम निकलता है उसके बाद दोबारा प्रारूप समिति द्वारा 4 नवंबर 1947 को दोबारा प्रस्तुत किया जाता है मसौदा। ठीक है, विधानसभाओं में बहस और अस्वीकृति होती है, फिर दोबारा मसौदा प्रस्तुत किया जाएगा। ये ऐसे कार्य चलते रहते हैं। अंतिम परिणाम क्या होता है कि वही संविधान अपना 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया जाएगा। 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्य अंतिम हस्ताक्षर करेंगे इस पर। क्यों 299 करने चाहिए, क्यों नहीं 15 किए हैं? क्योंकि 15 लोग दिवंगत हो चुके हैं। ठीक है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर उसमें से एक प्रमुख थे, उनकी वो भी एक्सपायर कर जाते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र बना। गणतंत्र किसे कहते हैं? जहां का राष्ट्र प्रमुख जनता द्वारा चुना जाए। संविधान सभा ने अंतरिम संसद का रूप धारण कर लिया। जो संविधान सभा थी अब वो भारत की संसद हो गई, क्योंकि अब उसका काम तो खत्म हो गया, संविधान लागू हो गया, तो अस्थायी संसद तो चल ही रही थी, अब सिर्फ और सिर्फ संसद का कार्य करेगी। ठीक है, संविधान सभा का कार्य नहीं करेगी। अब जहां से क्वेश्चन आता है संविधान सभा में सबसे ज्यादा, वो देखते हैं समितियां कौन कौन सी थी। टोटल 22 समितियां बनाई गई थी, जिसमें से 8 मुख्य समितियां थी और 14 अन्य समितियां थी। हम 8 मुख्य समितियों में बात करेंगे जहां से बराबर क्वेश्चन आता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी है क्या? मान लीजिए कि आपके घर में शादी है, किसी की कोई प्रोग्राम है, फंक्शन है, बर्थडे है। बर्थडे में कितने गेस्ट आएंगे, क्या मेन्यू रखा जाएगा, कहाँ का डीजे मंगाया जाएगा, कौन सा कैमरा वाला रहेगा, ये सब एक ड्राफ्ट पहले हम बनाते हैं। फिर परिवार में ले जाके हम चर्चा करते हैं कि हमने ये 5 डीजे का नाम सोच के रखा है, इसमें से कौन सा बेहतर है। तो ये स्टार्टिंग में ड्राफ्ट बना है, वही कार्य था ड्राफ्टिंग कमेटी का, कि आप जाइए विश्व के जितने भी देश है वहां के संविधान को समझिए, वहां की शासन व्यवस्था को समझिए और उससे एक प्रारूप बनाइए और संविधान सभा के सामने लाके प्रस्तुत करिए। फिर हम डिसाइड करेंगे कि इसमें से कौन बेहतर है, कौन नहीं बेहतर है, इसमें संशोधन करेंगे और तब जाके लागू होगा। इसलिए सबसे जो महत्वपूर्ण समिति थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो कहीं ना कहीं यही समिति तय करेगी कि हमारा संविधान किस प्रकार का होगा। ठीक है, हमारा संविधान कैसा दिखेगा, कैसा बनेगा, उससे क्या क्या प्रावधान रहेंगे। इसी वजह से भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, परंतु डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा पूरा संविधान अकेले नहीं लिखा गया है, इसमें और कई लोग थे, या प्रारूप समिति के अध्यक्ष मात्र थे। ठीक है, इसमें और कई सदस्य रहेंगे। देखते हैं और कौन कौन सदस्य रहते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके चेयरमैन रहते हैं। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी अयंगर, KM मुंशी, मोहम्मद शहादुल्ला, BL मित्तर। BL मित्तर बाद में चेंज होके N माधव राव बन जाते हैं, इनको हटा दिया जाता है और N माधव राव कुछ वैचारिक मतभेद के कारण। BP खेतान, या इनकी तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है, DP खेतान, इनको भी बाद में TT कृष्णामाचारी द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। ये प्रमुख सदस्य थे प्रारूप समिति के। प्रारूप समिति क्या थी कि प्रारूप तैयार करना है, हमारा संविधान कैसा बनेगा, उसमें क्या क्या प्रावधान रहेंगे, वो कार्य किया था इस पूरी समिति ने मिलकर। और अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिसकी वजह से इनको भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। और कौन कौन सी मुख्य समितियां थी हमने बात की? 8 मुख्य समितियां थी। ठीक है, 8 में से एक ड्राफ्टिंग कमेटी हमने देख ली, डॉक्टर BR अम्बेडकर इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। स्टीयरिंग कमेटी, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यूनियन पावर कमेटी, संघ की शक्तियां क्या कह रहेंगी, उसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। एक और कमेटी की अध्यक्षता कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूनियन संविधान कमेटी, संघ का संविधान कैसा होगा। तो कहीं ना कहीं देखिए यूनियन के जहां बात आएगी, आप रटने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू रहेंगे वहां पे। ठीक है ना, विदेश मामले के मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही है। कहाँ पे? अंतरिम सरकार में हमने देखा था ना। ठीक, प्रांतीय संविधान कमेटी, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार सलाहकार समिति, इसकी अध्यक्षता भी सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे हैं। मौलिक अधिकार समिति के पास एक समिति हम और देखते हैं, अल्पसंख्यकों की भी समिति बनी थी, उसकी भी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ही कर रहे थे। 2 कमेटी उप समितियां जो थी, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 2 उप समितियां थी। पहली उप समिति थी मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार उप समिति।
दूसरी उपसमिति थी अल्पसंख्यकों की, अल्पसंख्यक। मौलिक अधिकार एक समिति, सलाहकार समिति यहां भी है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे हैं। परंतु जो मौलिक अधिकार की उप समिति है इसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी कर रहे हैं। जो ये उप समिति है इसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी। ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। और अल्पसंख्यक की जो उप समिति है इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी। ये दो महत्वपूर्ण उप समितियां थी जिनको आपको ध्यान में रखना है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मौलिक अधिकार की उप समिति उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यक की जो उप समिति उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? एच.सी. मुखर्जी। वही मौलिक अधिकार की सलाहकार समिति जो थी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वित्त और स्टाफ समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राज्य के समझौते और संधि समिति की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीन समितियों की अध्यक्षता देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था। मौलिक अधिकार की समिति से भी क्वेश्चन बहुत एक दो मतलब आएगा ही आएगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी वनडे एग्जाम में हर साल आ जाता है। अल्पसंख्यकों की उप समिति से भी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये आप देखिएगा। संविधान सभा की विशेषताएं क्या थी? हमने देखा संविधान सभा के सदस्य कितने थे, उसका गठन कैसे हुआ, और निर्वाचित पूर्ण तरीके से नहीं थी, उसके सदस्य प्रांतीय विधानसभा द्वारा चुने गए थे। चुनाव प्रणाली भी हमने देखी कौन सी थी। अब देखते हैं संविधान सभा क्या क्या विशेषताएं रही हैं। इसका स्वरूप जनतांत्रिक, अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई थी, जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर रही थी, जनतांत्रिक स्वरूप था। इसी पे कहीं ना कहीं इसकी आलोचना भी होगी, आलोचना भी हम समझेंगे क्या क्या थी। कहा जा रहा है इसका स्वरूप जनतांत्रिक था, क्या वास्तव में इसका स्वरूप जनतांत्रिक था? क्या इसको जनता ने चुन के भेजा था? नहीं, इसको अप्रत्यक्ष रूप से भेजा गया था। परंतु हमारे प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम भारत के लोग, कि हमारे भारत के लोग द्वारा ही संविधान निर्मित हुआ है, तो जनतांत्रिक प्रतिनिधित्व का इसमें संप्रभुता की बात की गई। ये हमारी संविधान सभा संप्रभु थी। इस पे भी सवाल, इस पे भी आलोचना की जाती, क्या हमारी संविधान सभा वास्तव में संप्रभु थी? क्योंकि जिस समय संविधान सभा का गठन हुआ था उस समय भारत पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का शासन था। हमने देखा ना 1947 में देश आजाद हुआ, उसके पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट थी। और संविधान सभा कब बनी है? 1946 में। तो कहीं ना कहीं उसका प्रभुत्व था भारत पे। इस पे भी भारत की आलोचना की जाती है, या संविधान सभा की आलोचना की जाती है। बहुविविधता का प्रतिनिधित्व, विभिन्न धर्म, भाषा, वर्ग और क्षेत्रों का समावेश है इसमें। परंतु फिर इस पे भी आलोचना की जाती है। इस पे आलोचना क्या है कि हमारे संविधान सभा में जितने सदस्य थे ये मैक्सिमम हिंदू थे, सब कांग्रेस के ही थे। और कहा जाता है कि इसके वकीलों का समूह कहा जाता है, इसको कहा जाता है वकीलों का समूह था। परंतु जितनी भी आलोचनाएं की गई संविधान सभा के बारे में, ये इसकी विशेषता है, इसी पे कह दिए भैया ये सब कमियां भी इसकी है। आलोचना एक पूर्वाग्रहपूर्ण विचारधारा है, वो उनके मन में पहले से बस गया था कि हमारे संविधान ऐसा ही है। ये आलोचना, कुछ लोग होता है ना कमी निकालना, वो कमी निकालने वाले लोग थे, ठीक है, उनको कमियां निकालनी थी किसी न किसी तरीके पर। वो कमियां खोखली हैं, वो पूर्वाग्रहपूर्ण कमियां हैं, उन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। विस्तृत बहस, प्रत्येक अनुच्छेद पर गहन चर्चा हुई थी। एक शो आता है राज्यसभा टीवी पर, संविधान आता था, अब नहीं आता है, राज्यसभा टीवी, अब उसका नाम बदल के संसद टीवी कर दिया गया। संसद टीवी का एक शो है संविधान, इसको आप देखिएगा, एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, करीब करीब उसमें 10 से 12 वीडियो है, आप उसको डिटेल से देखिए। उसमें दिखाएगा कितनी बहस हुई एक एक प्रावधान बनाने के लिए। सर्वसम्मत का प्रयास, विवादित मुद्दे आप देखेंगे, जब वो प्लेलिस्ट आप प्ले करिएगा तो उसमें देखेंगे कई कई प्रावधानों पर बहुत विस्तृत चर्चा, विवाद हुए हैं, कई लोग आपस में संविधान सभा बीच से छोड़ चले गए हैं, ठीक है। तो इन विवादों के कारण भी हमारा संविधान समझौता हुआ और बनकर तैयार हुआ है। संविधान सभा से रिलेटेड महत्वपूर्ण डेट हम देख लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए। 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने जाते हैं। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत होता है। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। ये सारी डेट हम पढ़ चुके हैं, बस रिवाइज करवा रहे हैं। और ये पीपीटी देखिएगा, वनडे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है। 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा स्वायत्त स्वरूप
सॉवरेन बॉडी बन गई। कैसे? अब देश आजाद हुआ है, संप्रभु हो गई है। ठीक है। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन होता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंगीकृत किया जाता है और 24 जनवरी 1950 को अंतिम हस्ताक्षर होती है 284 सदस्यों द्वारा। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है। परंतु यहाँ पर कुछ और प्रमुख डेट हैं जिनको हमें समझ लेना चाहिए, जैसे 22 जुलाई 1947, इसी दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज जिसको तिरंगा कहते हैं उसको अपनाया गया था। तिरंगे का इतिहास आप पढ़ेंगे कैसे 1905 में पहली बार फहराया गया, 1906 में भीखाजी कामा के द्वारा जर्मनी में अपना देश का झंडा फहराया गया, उसमें कौन कौन से कलर थे। वर्तमान में जो तिरंगा है, वर्तमान में जो तिरंगा उसकी डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार की हुई है। पिंगली वेंकैया आप याद रखिएगा, जो वर्तमान तिरंगा उसकी डिजाइन पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार की गई है। साथ में जो और इंपॉर्टेंट डेट है ये तो आप समझ लीजिए, राष्ट्रध्वज। राष्ट्रध्वज इस दिन भारत का घोषित हुआ। ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट है एक अलग स्लाइड ही बना लेते हैं। ठीक है। राष्ट्रध्वज वाला आप नोट कर लीजिए। 24 जनवरी 1950 इस डेट को हमारे भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है, वो अपनाया गया। हमारे देश का राष्ट्रगीत क्या होगा? 24 जनवरी 1950 को ही बात की गई। राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा इसको लिखा गया है। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान भी अपनाया जा रहा है। जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है राष्ट्रगान। 24 जनवरी 1950 को ही भारत के राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले राष्ट्रपति। भारत में गवर्नर जनरल थे श्री राजगोपालाचारी, पहले भारत के गवर्नर जनरल, उससे पहले माउंटबेटन भी थे। ठीक। 24 जनवरी 1950 को ही चुनाव आयोग का भी गठन 24 जनवरी 1950 को ही आता है। ठीक। ये कुछ प्रमुख प्रावधान है जो कि संविधान से पहले थे। साथ में 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रमुख प्रावधान लागू कर दिए गए थे, जैसे प्रस्तावना को हमने स्वीकार कर लिया था, नागरिकता, ये 2 पॉइंट और आप ऐड कर लीजिए। यहां से क्वेश्चन आता है कि हमारे संविधान लागू होने से पूर्व कौन कौन से ऐसे प्रावधान थे जो कि भारतीयों ने एक्सेप्ट कर लिए थे, स्वीकार कर लिए थे, या पहले से ही प्रथा में थे, या प्रावधान उनका पहले लागू हो गया था। वो थी प्रस्तावना, नागरिकता। यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है। 26 नवंबर 1949 जब हमारे प्रस्तावना को आत्मार्पित अंगीकृत किया गया था, हम भारत लोगों द्वारा स्वीकार किया गया था। ठीक। और कुछ प्रमुख बातें जो कि हम प्रस्तावना में भी करी जाएंगी, या फिर जब संविधान पढ़ेंगे वहां पर भी कुछ बातें हो जाएंगी। आलोचना हमने देख ली कि किस आधार पर आलोचना की, महत्व के समय में हमने आलोचना भी पढ़ ली है। बाद में हम संविधान सभा या भारतीय संविधान के बारे में लोगों के क्या मत हैं ये भी देखेंगे। इसके बाद की क्लास रहेगी संविधान की प्रमुख विशेषता, या संविधान में जितने भी प्रावधानों का उल्लेख किया गया, चाहे वो मौलिक अधिकार हो, आपातकाल जैसी स्थिति हो, या यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया हो, भारत एक गणराज्य होगा, गणराज्य कहाँ से लिया गया, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई, तो भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों के बारे में अगली क्लास में चर्चा होगी। साथ में भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, ये आने वाली क्लास रहेगी। इस क्लास की पीपीटी आपको लास्ट में दे दी जाएगी, या अब तक जितनी भी क्लासें रही हैं उन सब की भी पीपीटी इसी क्लास के लास्ट में दे दी जाएगी। आप डाउनलोड करिए और अच्छे से पढ़िए, समझिए। हमने बुक की भी चर्चा क्लास की शुरुआत में की थी, पर बुक पे आप ज़्यादा फोकस मत करिएगा, पीपीटी देखिए, क्लास करिए, सब कुछ वैसे ही आपको स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है। जो हम यहाँ पे पेन से लिख देते हैं उसको नोट करते जाइए, क्योंकि पीपीटी में पेन से लिखा हुआ कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ प्रिंटेड चीज़ें या जो टाइप की गई वही चीज़ें प्राप्त आपको होंगी। ठीक है। तो जो भी हम लिख रहे हैं उसको
लिखते जाइए साथ साथ, तभी आपको ज़्यादा याद होगा। ये नहीं कि हम कथा बात चले गए, स्वाहा कर दिए, आप भी स्वाहा कर दिए उसको, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।